कभी कभार कुछ क्राइम्स ऐसे प्लान और एग्जीक्यूट किए जाते हैं जिससे वो इतने ज्यादा अजीब हो जाते हैं कि नॉर्मल लोग तो बहुत दूर, उन पर इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स, पुलिस को भी ये समझने में सालों लग जाते हैं कि आखिर असली मास्टरमाइंड था कौन। 2003 में अमेरिका में भी कुछ एक ऐसा ही केस हुआ था जिसे आज भी FBI के एक स्ट्रेंजेस्ट क्राइम्स में गिना जाता है। दरअसल शुरुआत एक नॉर्मल बैंक रॉबरी से होती है, जहां एक आदमी बैंक के अंदर आता है जिसके हाथ में एक गन होती है और टी शर्ट पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं और उसके गले में एक लॉक्ड मेटल कॉलर होती है। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो एक बॉम्ब कॉलर। लेकिन सिचुएशन जैसी दिख रही थी, रियलिटी में वैसी थी नहीं। ये कोई असलियत में बैंक रॉबरी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हॉरर ये था कि जो आदमी बैंक में घुसा था गन लेकर, शायद उसे खुद ये बात नहीं पता थी कि आगे चलकर वो भी जिंदा बचने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ सूर्या और आप देख रहे हैं अनुरहस्यम। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। हमारी आज की स्टोरी एक ऐसे क्राइम की है जहां पर हर एक क्लू के बाद ये मिस्ट्री और ज्यादा डेंजरस और कॉम्प्लिकेटेड होती गई और यहाँ पर पुलिस को इस बात को समझने में सालों लग गए कि आखिर असलियत में विक्टिम कौन था और मास्टरमाइंड कौन। 28 अगस्त 2003, जगह ईरी, पेंसिल्वेनिया। PNC बैंक के एक लोकल ब्रांच में उस दिन एक आदमी सडनली एंटर करता है जिसका नाम था ब्रायन वेल्स। वो नॉर्मली पिज्जा डिलीवरी का काम किया करता था, लेकिन उस दिन शायद सब कुछ अलग था। उसके हाथ में एक शॉटगन थी और उसके गले में एक स्ट्रेंज मेटल कॉलर लॉक थी। वो बैंक के एम्प्लॉयज को एक नोट देता है जिसमें ऑब्वियसली डिमांड्स लिखी हुई होती हैं कि उसे कैश दे दिया जाए, वो भी $250,000। उस समय के इंडियन रुपीस में अगर हम काउंट करें तो ये निकलेगा अराउंड 1,16 रुपीस। सारे बैंक के एम्प्लॉय शॉक हो जाते हैं क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा वियर्ड लग रही थी। अब ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि ब्रायन किसी प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। वो बहुत ज्यादा नर्वस था और साथ ही साथ कंफ्यूज भी था, जैसे उसे खुद ये समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, ये सिचुएशन क्या है, यहाँ पर हो क्या रहा है और वो खुद क्या कर रहा है। खैर, इस सब के बाद भी एम्प्लॉयज डर के मारे उसे पैसा दे देते हैं और वो पैसा लेकर बैंक से बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ ही समय में वहां पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। और फिर ब्रायन एक ऐसी बात बोलता है जो हमारे इस केस को और ज्यादा डरावना बना देती है। इट्स गोना गो ऑफ एंड आई एम नॉट लाइंग। मतलब मेरे गले में ये जो बॉम्ब है ये असली बॉम्ब है और ये बहुत जल्द फटने वाला है। इनिशियली पुलिस खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थी। उन्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि ये बॉम्ब असली था या नकली, और ब्रायन बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था। वो बार बार पुलिस से सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं, ये बॉम्ब असली है और अगर जल्दी कुछ ना किया तो ये फट जाएगा। ब्रायन के बार बार रिक्वेस्ट करने पर जब वहां मौजूद ऑफिसर्स ध्यान से उसकी कॉलर को नोटिस करते हैं तब उन्हें एक बात समझ में आती है कि ये कॉलर कोई एक फेक बॉम्ब कॉलर नहीं है, बल्कि असलियत में एक बॉम्ब है। और ब्रायन इतनी देर से झूठ नहीं बोल रहा था। सिचुएशन एक इंस्टेंट में डेंजरस हो जाती है। बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया जाता है, एरिया एम्प्टी करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि टाइम बहुत कम था। ब्रायन पुलिस को बताता है कि उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले थे और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए उसे कहा गया था। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने पर उसके पास से कई सारे हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं, जैसे कोई रियल लाइफ ट्रेजर हंट चल रहा हो। जो इंस्ट्रक्शंस ब्रायन को दिए गए थे उसमें उनसे ये कहा गया था कि उन्हें डिफरेंट लोकेशंस पर जाना है, कीज कलेक्ट करनी है, टास्क कंप्लीट करने हैं और अगर वो ये सारे टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो शायद उनके गले का ये बॉम्ब रिमूव कर दिया जाता। लेकिन पुलिस को यहाँ पर एक बात समझ ये नहीं आ रही थी कि ब्रायन असलियत में विक्टिम था या फिर क्रिमिनल। और फिर सब कुछ लाइव कैमरास के सामने होता है। ब्रायन वेल्स के गले में लगा वो बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाता है और ब्रायन की मौके पर ही मौत हो जाती है। पूरा अमेरिका एक साथ शॉक में चला जाता है क्योंकि ये कोई नॉर्मल रॉबरी नहीं लग रही थी। ये ट्विस्टेड गेम का एक ऐसा पार्ट लग रहा था जो जितना अनसेटलिंग था उतना ही ज्यादा डरावना। ब्रायन वेल्स की मौत के बाद जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उसकी कार को इन्वेस्टिगेट किया तब ये केस और ज्यादा डिस्टर्बिंग होने लगा। उसकी कार से उन्हें कुछ हैंड रिटन नोट्स मिले थे। उन नोट्स में लिखा था बॉम्ब हॉस्टेज। इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ब्रायन को रॉबरी के बाद बहुत सारी डिफरेंट लोकेशंस पर जाना था, वहां पर मौजूद हिडन क्लूज को इकट्ठा करना था
और एक कोड को क्रैक करना था जो सपोजिटली शायद इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकता था। लेकिन एक्सपर्ट्स ने जब इस सारी टाइमलाइन का एनालिसिस किया तब एक बहुत ज्यादा डरावनी बात सामने आई। वो ये थी कि ब्रायन के पास इतना समय था ही नहीं कि वो ये सारे हिडन क्लूज ढूंढे और बॉम्ब को डिफ्यूज कर सके। इसका मतलब ब्रायन का मरना शुरुआत से ही तय था। और यहीं से पुलिस को एक बात समझ में आ गई थी कि ब्रायन इस सब का मास्टरमाइंड नहीं था, ये शख्स कोई और था। लेकिन आखिर वो था कौन? और केस और ज्यादा स्ट्रेंज तब हो जाता है जब पुलिस को इस इंसिडेंट के कुछ ही हफ्तों बाद एक स्ट्रेंज कॉल आता है और ये कॉल करने वाला इंसान था विलियम रॉथस्टेन। विलियम ने पुलिस को बताया कि उसके गैरेज के फ्रीजर में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब डिटेक्टिव्स उसके घर पहुंचे और उन्होंने फ्रीजर की तलाशी ली तब उन्हें जेम्स रॉडन नाम के शख्स की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई मिलती है। विलियम ने कन्फेस किया कि उसने ये मर्डर नहीं किया है, लेकिन हाँ, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मार्जोरी डील आर्मस्ट्रांग ने विलियम से इस बॉडी को छुपाने के लिए मदद मांगी थी। उसने पुलिस को ये बताया कि उसने क्राइम सीन को क्लीन किया था, वेपन्स को डिस्पोज किया था और यहाँ तक कि फ्रीजर में बॉडी को भी उसी ने छुपाया था। और यहीं से इन्वेस्टिगेटर्स को इस क्राइम के बीच और वो रॉबरी वाले क्राइम के बीच कुछ क्लूज कॉमन मिलने लगे और ये सारे क्लूज एक ही नाम की तरफ इशारा कर रहे थे और वो नाम था मार्जोरी डील आर्मस्ट्रांग। 2005 में एफबीआई की पूछताछ के दौरान मार्जोरी ये एडमिट कर लेती है कि वो उस पिज्जा बॉम्बर वाले प्लॉट से कनेक्टेड है, लेकिन वो ये कहती है कि मैं मास्टरमाइंड नहीं हूँ, मास्टरमाइंड विलियम है और ये सारा प्लान उसी ने किया था। और वो ये भी कहती है कि ब्रायन वेल्स जो हमारी कहानी का विक्टिम है वो भी इस रॉबरी प्लानिंग का एक पार्ट था। लेकिन उस टाइम तक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा डीप जा चुकी थी और पुलिस को उसी समय एक और मेजर लीड मिलती है। एक अननोन आदमी ने अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि उसका एक रिलेटिव जिसका नाम केनेथ बार्नेस है, कहीं ना कहीं वो भी इस केस से जुड़ा जरूर है। जब अथॉरिटीज ने केनेथ बार्नेस से इंटरोगेशन की तब उसने ये बताया कि मार्जोरी को उस समय पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी और उसने इस रॉबरी से पहले बार्नेस से एक पाइप बॉम्ब कैसे बनाया जाता है ये भी पूछा था। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस केस का असली मोटिव अब सामने आ चुका था, वो था पैसा। इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग ब्रायन को इस इंसिडेंट के लिए सिर्फ इसलिए चुना गया था ताकि वो इस रॉबरी के बाद इन कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट विटनेस ना बन सके। मतलब ये बॉम्ब सिर्फ एक थ्रेट नहीं था बल्कि इस पूरे प्लान का एक एंड था। 2007 में मार्जोरी और केनेथ ऑफिशियली चार्ज हुए। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स सालों तक चलती रही और फिर 2010 में फाइनली मार्जोरी कन्विक्टेड हुई। आर्म्ड रॉबरी, कॉन्स्पिरेसी और एक डिस्ट्रक्टिव डिवाइस यूज करने के चार्जेस में उसे उम्र कैद की सजा मिली और फिर 2017 में प्रिजन में ही उसकी ब्रेस्ट कैंसर से मौत हो जाती है। लेकिन एक सवाल आज भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाया, ब्रायन वेल्स इस केस में सिर्फ एक विक्टिम था या उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट भी था, क्योंकि अपने आखिरी समय में वो जेन्युइनली डरा हुआ था। कुछ क्राइम्स बड़े सिंपल होते हैं, एक किलर, एक विक्टिम और उसका कुछ मोटिव, लेकिन कुछ केसेस इतने लेयर्ड होते हैं कि सच और मैनिपुलेशन के बीच की लाइन ही ब्लर हो जाती है। ये पिज्जा बॉम्बर का केस भी शायद उन्हीं केसेस में से एक था। आपके इस केस के बारे में क्या विचार है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मैं हूं सूर्या, फिर मुलाकात होगी आपसे एक और ऐसे ही रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।